हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। वेलकम टू लक्ष्य सीरीज़ पार्ट 15। मैंने लास्ट टाइम इकनॉमी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुरू करे थे और आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। और आज भी हम ज़्यादा नहीं, इम्पॉर्टेंट 3-4 टॉपिक्स, बट डेप्थ में थोड़ा, ताकि आप उसका कॉन्सेप्ट समझ लो और उससे रिलेटेड क्वेश्चन गलत ना हो, है ना। और वही टॉपिक जिस पे कि क्वेश्चन आते हैं हम वो डिस्कस करने वाले एज अ रिविजन पार्ट, ठीक है। तो हमने जो कल जहाँ से किया था उसके आगे शुरू करते हैं। यार देखो, सबसे पहले आपको याद होगा मैंने कल बताया था आपको रेपो रेट, मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई कैसे पॉलिसी चेंज करती है। अब एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है कि भाई डिफ्लेशन या इन्फ्लेशन, इन दो चीज़ों को फाइट जो है ना आरबीआई वो कैसे करती है और किस टाइप की पॉलिसीज़ लेकर आती है, और उसमें सीआरआर और एसएलआर को हमें क्या करना पड़ता है। मतलब क्या आरबीआई उसके साथ करती है, इंक्रीज़ करती है कि डिक्रीज़ करती है इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन को स्टडी करने के लिए। तो सबसे पहली बात तो यही कि हम एक चीज़ स्टडी करेंगे। मान लो कि हम जो है इन्फ्लेशन देख रहे हैं, ठीक है। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, तो उसके ऑपोजिट में जो होगा ना, उस मतलब जो भी इसका डिफ्लेशन होगा वो एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट हो जाएगा। तो वो हमें याद नहीं करना, हमें समझना है। कि कोई चीज़ क्या है, एक्सेप्ट ये कि हमें बस मेन पॉलिसी के नाम याद रखने हैं बस। जैसे मान लो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन समझ रहे हो, इन्फ्लेशन इज जनरल इंक्रीज इन द प्राइजेस। मान लो आप बस इतने से समझ लो कि इन्फ्लेशन किसको बोलते हैं, ठीक है। पहला हो गया जनरल इंक्रीज इन द प्राइसेस। उसके बाद अब समझो कि हमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, तो उसके मेजर 2 रीज़न हो सकते हैं। यहाँ तो भाई डिमांड ही बहुत बढ़ गई है ना। और डिमांड क्यों बढ़ेगी, क्योंकि हमारे पास जो सप्लाई ऑफ मनी होती है, मतलब बेसिकली अगर हमारे पास पैसे ज़्यादा आ जाएं तो हमारी डिमांड बढ़ जाएगी, और डिमांड बढ़ जाएगी और सप्लाई उतनी रहेगी तो इन्फ्लेशन आ जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट होता है ना ये, कि भाई कोई चीज़ 10 रुपये की मिल रही है, और मतलब कोई चीज़ जो है वो 10 रुपये की मिल रही है, तो ऑब्वियस ही बात है कि हमारे पास 10 रुपये नहीं, हम सबके पास 15-15 रुपये हों, तो जो 10 रुपये की चीज़ है ना फिर वो 20 रुपये की मिलने लग जाएगी। इसी चीज़ को इन्फ्लेशन कहते हैं, और इसी वजह से होता है कि भाई डिमांड बहुत बढ़ गई या फिर सप्लाई बहुत कम हो गई, है ना। तो अब देखो, सबसे पहले तो जो पॉलिसी लेकर आती है ना आरबीआई, वो होती है टाइट मनी पॉलिसी, डियर या हॉकिश या कॉन्ट्रैक्शनरी। नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि हम मनी सप्लाई को कम करने वाले हैं। टाइट, डियर, हॉकिश या कॉन्ट्रैक्शनरी, ठीक है। अब हम सीआरआर और एसएलआर को क्या करेंगे, अब थोड़ा समझते हैं। सीआरआर का मतलब क्या होता है कि भाई आरबीआई किस रेट में बैंक को लोन देगी, पहली चीज़ ये। अब सीआरआर को जब इंक्रीज़ कर देंगे, तो मान लो वो 4% पे लोन देती थी तो अब 5% पे देती है ना। अगर बैंक को 5% देना पड़ रहा है तो बैंक के पास लिक्विडिटी कम है ना, लिक्विडिटी कम हो गई। अब लिक्विडिटी कम हो गई तो लोगों के पास जो पैसे जाएंगे उनका इंटरेस्ट रेट जो होगा वो बढ़ जाएगा, है ना। मान लो पहले 8% पे लोन मिलता था, अब 10% पे मिलेगा, तो ऑब्वियस ही बात है ना, लोग लोन कम लेंगे तो लिक्विडिटी पूरी मार्केट में कम हो जाएगी ना। बस ये चीज़ अगर आपने समझ ली ना एक बारी, उसको बार बार सुनो कि आरबीआई ने एसएलआर या फिर सीआरआर बढ़ा दिया तो बैंक को डिफ़िकल्टी हो गई, बैंक के पास लिक्विडिटी क्रंच आ गया। अब बैंक के पास लिक्विडिटी कम हो गई तो मार्केट में भी लिक्विडिटी का इशू आ गया, तो इससे इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है। बस यही आएगा डायरेक्ट में क्वेश्चन में कि भाई सीआरआर इंक्रीज़ किया है तो उसको किस टाइप की पॉलिसी बोलते हैं। तो वो और अगर सीआरआर इंक्रीज़ किया है तो हमने इन्फ्लेशन को फाइट किया या डिफ्लेशन को फाइट किया, है ना। तो हमने इन्फ्लेशन को फाइट किया। अब सेम चीज़ ओपन मार्केट ऑपरेशन के साथ होती है। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होगा, लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर दिस, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो अब देखो ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होगा कि आरबीआई जो है ना, आरबीआई वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल कर रही है, मतलब कि वहाँ जो लिक्विडिटी पड़ी हुई है ना उसको उठा रही है और गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल कर रही है। ऑब्वियस ही बात है ना, इससे क्या होगा, जो मार्केट में लिक्विडिटी है वो कम हो जाएगी। जैसे ही लिक्विडिटी कम होगी तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा, होगा ना। सेम एमएसएस के साथ होता है, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम के साथ। अब बस, और ये चीज़ अगर आपने समझ ली ना, इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट डिफ्लेशन है। डिफ्लेशन में क्या होता है, पहले तो उसको नाम है इजी मनी, चीप मनी, डॉविश या एक्सपेंशनरी। ये कब होता है भाई, मार्केट में डिमांड ही नहीं है। मान लो जैसे एकदम से क्या हुआ कि लोगों के पास पैसे नहीं है या अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, या फिर ऐसा है कि जो कोई भी सामान है वो सप्लाई तो है उसका, लेकिन लोग डिमांड ही नहीं कर रहे उस चीज़ को, है ना। अब उस केस में क्या करेगी, उस केस में
जो मनी सप्लाई है उसको इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है ना, अगर आप CRR को डिक्रीज़ कर दोगे, अगर CRR को डिक्रीज़ करोगे तो फिर बैंक को 4 नहीं 3% पे लोन मिल जाएगा। तो फिर नीचे क्या होगा, मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। लिक्विडिटी बढ़ जाएगी तो वो जो पैसे कम थे अब पैसे आ गए उनके हाथ में, अब वो उन्हीं पैसों से सामान खरीदेंगे या डिमांड करेंगे। तो ऑब्वियस ही बात है ना, जब डिमांड करेंगे तो जो डिफ्लेशन हो रहा था वो डिफ्लेशन नहीं होगा, वापस इन्फ्लेशन की तरफ जाने लग जाएंगे हम, है ना। हम कभी भी हम एक पर्टिकुलर स्टेट पे ना बहुत इन्फ्लेशन चाहते हैं ना बहुत डिफ्लेशन चाहते हैं। एक सर्टन अमाउंट ऑफ इन्फ्लेशन रहना ही चाहिए ताकि डिमांड बढ़ी रहे और मतलब कंजम्पशन का जो एक रेट है ना वो कॉन्स्टेंट रहे, है ना। ऑब्वियस ही बात है, अगर डिमांड कंजम्पशन बहुत बढ़ेगी तो इकोनॉमी बहुत ग्रो होगी, है ना। लेकिन उसका फिर डायरेक्ट इम्पैक्ट इनइक्वालिटी पे भी तो है। बट ठीक है, हम इतना ज़्यादा भी डीप में नहीं जाते हैं, बट हमें क्वेश्चन जो आएगा उसको हमें मेन टारगेट करना है और वो ऐसे सॉल्व हो जाएगा। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है इन्फ्लेशन को हमने कैसे फाइट किया है विद टाइट डियर हॉकिश मनी पॉलिसी, सब कुछ एग्जैक्टली ऑपोजिट है डिफ्लेशन में। दैट इज़ इट। OMO भी सेम है और जो मोरल सुएशन है उसमें भी सारी चीज़ें सेम है, बस आपको एक ही कॉन्सेप्ट समझना था, ठीक है। एक चीज़ बस ध्यान रखना, एक होती है लोन टू वैल्यू रेशो। लोन टू वैल्यू रेशो ना ये भी क्वालिटेटिव का पार्ट है जिसमें मोरल सुएशन आता है। पहली चीज़ तो ये। अब लोन टू वैल्यू रेशो पता है क्या होता है कि मान लो आपने कोई चीज़ गिरवी रखी या लोन लिया उस किसी चीज़ के ऊपर या सोने के ऊपर, तो उसके बदले में आपको पैसे कितने मिलेंगे आप खुद सोच के देखो। मान लो आपने गोल्ड 1 लाख का लोन पे मतलब गिरवी रखा हुआ है, तो अगर वापस आपको 90,000 मिल रहे हैं उसके, है ना, तो और 90,000 से जस्ट सेकेंड, हाँ 90,000 से अगर वो अमाउंट कम हो जाए 80,000 हो जाए, ठीक है, तो लोन टू वैल्यू रेशो कम हो गया। आप सोच के देखो ना, आपके पास लिक्विडिटी कम हो गई। लिक्विडिटी कम हो गई तो वो कब होगी, जब आपको इन्फ्लेशन को फाइट करना होगा। बस जब आप कॉन्सेप्ट समझोगे ना, मैं बोल रही हूँ आपको याद ही नहीं करना पड़ेगा, और आपको याद नहीं करना पड़ेगा तो फाइनल में आप जल्दी उस आंसर तक पहुँचोगे। अगर जीके में कोई इकोनॉमी से क्वेश्चन आया और इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आया तो आप गलत नहीं करोगे कभी, ठीक है। चलो ये हो गया। उसके बाद आती है एक चीज़, हाँ एक चीज़ ध्यान रखना, हो सकता है क्वेश्चन में आ जाए ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम क्या है। तो बस कुछ नहीं, अगर ओवर लेवरेज कंपनीज हो एक तरफ और बैंक्स के बाद बैड लोन्स बहुत ज़्यादा हों, तो कंपनी भी मतलब एक तरह से नेगेटिव वे में चल रही है और बैंक्स भी नेगेटिव है, तो उस चीज़ को ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम बोलते हैं कि भाई बैंक में भी हमारे बैड लोन्स पड़े हुए हैं और कंपनी भी ओवर लेवरेज हो रखी है। उस चीज़ को बोलते हैं ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम, ठीक है। ये वाली चीज़ जो मैंने आपको बताई है। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे एक चीज़ जो हम NPA वगैरह की बात करते हैं। तो देखो क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है। क्वेश्चन क्या आएगा, हमें हमेशा ना दिमाग में रखना चाहिए कि जब हम पढ़ रहे हैं ना तो हम रैंडमली ना पढ़ें, हम हमेशा ये सोचें कि PYQ क्या आ रखा है और उससे क्वेश्चन क्या आ सकता है और क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो इसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है, सबसे पहले स्टैंडर्ड एसेट क्या होते हैं। स्टैंडर्ड एसेट वही होते हैं जैसे नाम हमें सजेस्ट कर रहा है कि भाई जिसका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट टाइम टू टाइम रिकवर हो रहा है उसको स्टैंडर्ड एसेट बोलते हैं, है ना। मतलब बैंक में जब भी कोई लोन लिया हुआ है मान लो और उसका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट टाइम टू टाइम रिकवर हो रहा है तो उसको स्टैंडर्ड एसेट बोलेंगे। उसके बाद SMA0 क्या होता है, SMA0 वो होता है अगर 30 दिन के लिए अगर लोन या इंटरेस्ट अनपेड रहता है उसको SMA0 बोलते हैं, ठीक है। SMA मतलब स्पेशल मेंशन अकाउंट, उस चीज़ को SMA बोलते हैं। SMA1 क्या होता है, जब 30 से 60 दिन तक जो है इंटरेस्ट और जो भी प्रिंसिपल है वो वापस नहीं आता। अगर 90 दिन तक नहीं आता तो SMA2, और 90 दिन से अगर ऊपर हो जाता है तो उसको बोलते हैं NPA यानी कि नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। तो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स समझ गया, अब होता क्या है कि भाई जिससे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट 90 दिन से ज़्यादा हो चुके और वापस नहीं आ रहा उस चीज़ को बोलते हैं। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद सब स्टैंडर्ड असेट क्या होता है, जब भाई अगर NPA क्लासिफिकेशन में 12 मंथ तक कोई अकाउंट रह जाए तो उसको सब स्टैंडर्ड बोलते हैं। डाउटफुल क्या होगा, अगर कोई 12 मंथ तक सब स्टैंडर्ड एसेट रह जाए तो वो डाउटफुल हो जाएगा, और अगर कोई 12 मंथ तक डाउटफुल एसेट रह जाए तो वो लॉस एसेट हो जाएगा। बस आपको एक इतना ध्यान रखना है, ठीक है। अब उसके बाद होता है लोन रिटर्न ऑफ। लोन रिटर्न ऑफ एक ऐसी चीज़ है जिसमें पता है क्या होता है कि जब असेट साइड से लोन को राइट ऑफ कर देते हैं। क्यों करते हैं भाई, वो कोई टेक्निकल टर्म है, बस ये ध्यान रखना क्वेश्चन आएगा कि भाई बैंकिंग टर्म से रिलेटेड है या फिर असेट मैनिपुलेशन से रिलेटेड है, बस, ठीक है। उसके बाद रीस्ट्रक्चर लोन, आपको नाम से ही पता लग रहा है कि भाई जब कई बार क्या होता है ना कि वो किसी सर्टन इंटरेस्ट रेट पर किसी ने लोन लिया और वो उतने इंटरेस्ट रेट पर पे नहीं कर पा रहा या फिर वो लोन ही पे नहीं कर पा रहा, तो फिर उसके लोन को रीस्ट्रक्चर किया होता है कि भाई तू 6 छोड़, तू बस 3% पे ही लोन दे दे,
ठीक है। तो उस चीज़ को लोन रिस्ट्रक्चरिंग बोलते हैं। बस नाम से आपको एक रिलेट करना है कि भाई अगर लाइन आ जाए कि भाई किस टर्म से रिलेटेड है तो हम टिक कर पाएँ, ठीक है। बस एक चीज़ होती है, एक लास्ट चीज स्ट्रेस्ड असेट्स। स्ट्रेस असेट ध्यान रखना जिसमें एनपीए, लोन रिटर्न ऑफ और रीस्ट्रक्चर लोन्स, इन तीनों को जब हम टोटल करते हैं ना तो बनते हैं स्ट्रेस असेट। स्ट्रेस्ड असेट्स मतलब किसी भी बैंक में या किसी भी पर्टिकुलर इकोनॉमी में हमें स्ट्रेस्ड असेट्स देखने हों तो इन तीनों को ऐड करेंगे हम, फिर बताएंगे उस इकोनॉमी के टोटल स्ट्रेस्ड असेट्स कितने हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद आती है एक चीज़, हाँ अभी देखो ये क्वेश्चन पता है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि एक फाइनेंशियल मार्केट में एक होता है मनी मार्केट कॉन्सेप्ट, एक होता है कैपिटल मार्केट कॉन्सेप्ट, कैपिटल मार्केट का कॉन्सेप्ट। जब हम एक साल से कम की बात करते हैं मतलब कि हम यहाँ पे इकोनॉमी के इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट्स इन द सेंस कि यार अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स या फिर बिल्स या सिक्योरिटीज़ को गिरवी रखकर हम लोन लेती है। अब वो लोन जो है वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकती है, गवर्नमेंट भी हो सकती है। तो उस पूरी फाइनेंशियल मार्केट में दो तरह के मार्केट्स आते हैं, एक होता है मनी मार्केट, एक होता है कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट वो मार्केट होता है जो कि लेस देन 1 ईयर वाला होता है, ये वाला। और कैपिटल मार्केट वो मार्केट होता है जो कि मोर देन 1 ईयर वाला होता है, ठीक है। तो अब मनी मार्केट में भी तीन जो इंस्टीट्यूशन है वो लोन ले सकती है ना, एक गवर्नमेंट, एक फर्म है ना, एक फाइनेंशियल जो इंटरमीडिएरी होती है ना, और उधर कैपिटल मार्केट में भी गवर्नमेंट या फर्म ले सकती है। तो जो मनी मार्केट होता है, पहले मनी मार्केट पढ़ते हैं। मनी मार्केट में जो गवर्नमेंट है ना वो ट्रेजरी बिल, कैश मैनेजमेंट बिल, वेज एंड मीन एडवांसेस, मतलब एक साल से कम वाले। आपको याद है मैंने अभी पहले पढ़ाया था आपको जब पिछली वाली वीडियो में, तो मैंने बताया था कि ट्रेजरी बिल्स, कैश मैनेजमेंट बिल्स है ना, ये जो है वो गवर्नमेंट वाली सिक्योरिटी आती है। तो वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी में भी एक साल से कम वाला शॉर्ट टर्म होता है, एक साल से ज़्यादा वाला लॉन्ग टर्म होता है। तो जो एक साल से कम वाला होता है ना वो मनी मार्केट में आता है, और उसमें गवर्नमेंट की कौन सी आती है, ट्रेजरी बिल, कैश मैनेजमेंट बिल्स और वेज एंड मीन एडवांसेस, ठीक है। उसमें फर्म यानी कि इंडिविजुअल कंपनी की कौन सी आती है, तो ये होता है जो एक प्रो नोट्स होते हैं, प्रोमिसरी नोट्स, ठीक है। और सी पेपर होता है कमर्शियल पेपर, ठीक है। कमर्शियल पेपर, प्रोमिसरी नोट्स एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज, BOE, ये वाला, ठीक है। और FI मतलब फाइनेंशियल इंटरमीडिएट, उसमें क्या होता है जो एक हमारा कॉल मनी, नोटिस मनी, रेपो मनी, बस आपको नाम एसोसिएट करने हैं और कुछ नहीं, ठीक है। कॉल ऑन डिमांड, बस खाली नाम आपको एसोसिएट करने कि भाई किससे रिलेटेड है, मनी मार्केट से रिलेटेड है, कैपिटल मार्केट से रिलेटेड है। अब कैपिटल मार्केट से रिलेटेड गवर्नमेंट में क्या आएगा, जो GSEC आती है, मतलब जो वो सिक्योरिटी जो जैसे मान लो एक सिक्योरिटी है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जो गवर्नमेंट इंश्योर करती है कि भाई हम इस सिक्योरिटी के बेसिस पे एक साल बाद आपको 8% के हिसाब से आपका लोन वापस कर देंगे, मतलब जो हमने पैसे लिए, गवर्नमेंट ने पैसे लिए, वो वापस कर देंगे। तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी कैपिटल मार्केट में आती है, क्योंकि वो हम लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं या गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म के लिए प्रोवाइड करती है। वैसे ही सॉवरेन बॉन्ड्स भी कैपिटल में आता है। अब जो फर्म्स के हम जो ये सारी ऐप्स पर शेयर्स नहीं खरीदते, या फिर कोई फिजिकल मार्केट में जाके शेयर्स खरीदे या बॉन्ड या डिबेंचर खरीदे, तो वो कैपिटल मार्केट में आता है ना। आपने ऑब्वियसली नोटिस किया होगा ना, जब हम शेयर खरीदते हैं कई बार तो होता है कि हम उसको एकदम से बेच देते हैं, लेकिन कोई हमें फोर्स थोड़ी कर सकता है कि भाई वो एक साल के अंदर तुम्हें बेचना ही बेचना है कोई शेयर, किसी का भी हमने शेयर खरीदा हो, है ना। तो इसीलिए वो कैपिटल मार्केट में आता है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। जनरली आपके ऊपर कोई फोर्स नहीं कर सकते कि आपको भाई कुछ दिनों में बेचना ही है, वो आप चाहे तो कितने भी साल के लिए रख सकते हो, बस। तो ये एसोसिएट करना है आपको फाइनेंशियल मार्केट में, ठीक है। उसके बाद एक टर्म होती है जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि सबसे पहले एक कुछ होता है शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स, है ना। शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स में ना अपने को डीप में नहीं जाना। जो स्टेट गवर्नमेंट की ट्रेजरी बिल्स होती है, यूनियन गवर्नमेंट की ट्रेजरी बिल्स होती है, जो T बिल्स हमने यहाँ पे पढ़े थे ना, ये वाले जो चीज़ है वो होती है यूनियन गवर्नमेंट की ट्रेजरी बिल, जो कि शॉर्ट टर्म में आती है। फिर वेज एंड मीन एडवांसेस है ना। और फिर है हमारा कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड, जो स्टेट बैंक के, स्टेट गवर्नमेंट के रीपेमेंट के लिए होता है। इतना डीप में आपको नहीं आएगा वो, बट स्टिल आप बस वर्ड एसोसिएट कर लेना, इन केस क्या पता आ जाए तो एटलीस्ट आपको तो एज मिल जाए, ठीक है। फिर उसके बाद होता है कुछ और भी है हमारी शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो हमने ऊपर पढ़ी, जो फॉर्म की होती है, हुंडी, और फिर कमर्शियल पेपर्स, प्रोमिसरी नोट्स, है ना। कॉल मनी एक दिन के लिए अगर एक बैंक को दूसरे बैंक से लोन लेना है तो उसको कॉल मनी बोलते हैं। नोटिस मनी होती है 2 से 14 के लिए। लाइबोर मतलब लंदन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट, ये इसका फुल फॉर्म ही पूछ सकते हैं हमसे, मुंबई, क्योंकि ना ये न्यूज़ में बहुत चल रहा है। एक्चुअली जो लंदन वाला है ना, जो एक हम नॉर्मली यूज़ करते थे, वो अब बंद हो रहा है, वो हम यूज़ नहीं करते। अब हम जो उसका शिफ्ट है या उसका एक ऑल्टरनेटिव है मुंबई वाला, या फिर कोई भी बैंक्स को आपस में लोन लेना हो
तो कोई भी वो कोई और जो एक ऑफर रेट रहता है ना उसको अब यूज़ करते हैं, वो लंदन वाले को यूज़ नहीं करते, इसलिए काफ़ी करंट अफेयर में रहता है। तो हो सकता है आपसे एकदम सीधा इसकी फुल फॉर्म ही पूछ ले। फिर मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट, फिर कोलेटरलाइज्ड बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन CBLO, खाली आपको फुल फॉर्म याद रखनी है, ठीक है। फिर ट्रेड्स है, ट्रेड्स में क्या है MSMEs के लिए, जिसमें कि वो अपनी सिक्योरिटी वगैरह प्लेज करती हैं, ठीक है। अब है हमारा जो लॉन्ग टर्म ऑपरेशंस है, लॉन्ग टर्म उसमें क्या है, लॉन्ग टर्म में हमारे आते हैं एक तो कूपन बॉन्ड्स, जीरो कूपन बॉन्ड्स, जो कि डिस्काउंट पर ऑफर होते हैं। डिस्काउंट पर समझते हो, मैं थोड़ा जल्दी से बताती हूँ आपको। जो जीरो कूपन बॉन्ड है ना, जनरली क्या होता है, जब कोई भी आप बॉन्ड या फिर FD करवाते हो, तो आपने 100 रुपये की FD कराई, बाद में आपको 108 रुपये मिलेंगे, है ना। या फिर अब ज़ीरो कूपन बॉन्ड में पता है क्या होता है, आप उसको खरीदते ही 90 रुपये में हो और बाद में आपको 100 रुपये मिलते हैं, समझ रहे हो। तो आप बेसिकली क्या, आपने डिस्काउंट में खरीदा और बाद में आपको उसको आप एक्चुअल अमाउंट मिला, तो ऐसा समझा जाता है दैट इट इज़ इशूड एट अ डिस्काउंट, ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स। उसके बाद इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स वो होते हैं, आपको नाम से पता लग रहा होगा कि जो इन्फ्लेशन के रेट के हिसाब से एडजस्टेड होते हैं। सॉवरन गोल्ड बॉन्ड्स कौन से होते हैं, जो कि अब तो बंद हो चुके हैं। तो जो गोल्ड का रेट चल रहा है ना, उसके बेसिस पर जो सॉवरन गोल्ड बॉन्ड्स, मतलब जो बॉन्ड्स इशू होते हैं, ताकि हम गोल्ड का इंपोर्ट ना करें और गोल्ड जितना ही प्रॉफिट हम बॉन्ड्स के थ्रू ले लें, ठीक है। फिर लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स में बॉन्ड डिबेंचर्स, रिडीमेबल बॉन्ड, इरिडीमेबल, नॉन कन्वर्टेबल एंड हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट। सिर्फ वर्ड एसोसिएशन करना है कि हाँ भाई ऐसे कोई बॉन्ड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। दो तरह के बॉन्ड्स होते हैं जो मैं आपको और बताना चाहती हूँ, एक है मसाला और एक है महाराजा। मसाला और महाराजा पता है क्या होता है, जो रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स हैं और वो हम आउटसाइड इशू करती है कंपनियाँ, ताकि हम फॉरेन मार्केट से पैसे उठा सकें और हमारी खुद की इंडिविजुअल इंडिजीनियस कंट्री में इन्वेस्ट कर सकें, वो उसको बोलते हैं हमारे मसाला बॉन्ड्स, ठीक है। ओके, उसके बाद आता है यार जो मुझे लगता है जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, देखो सेबी है ना, मैं आपको 2-4 चीज़ें बताती हूँ। जैसे जो सबसे एशिया का ओल्डेस्ट जो एक स्टॉक एक्सचेंज है ना, वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, याद करनी है, ठीक है। उसके बाद है कुछ आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जिससे RBI की गवर्नमेंट सिक्योरिटी आइडेंटिफाई होती है, उसको बोलते हैं ISIN, इंटरनेशनल सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। उसके बाद होता है NSDL इशू करता है ISIN फॉर सिक्योरिटीज़। कौन इशू करता है, तो NSDL करता है, ठीक है। अच्छा ठीक है, उसके बाद आता है कि कितने तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं। तो उसमें क्या स्टैटिक क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे पहले QIB यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, जो बड़े बड़े मतलब जो मोर देन 2 लाख या 5 लाख का इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर उससे भी बड़ा करते हैं, उनको बोलते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। जो एंकर इन्वेस्टर्स होते हैं वो कौन होते हैं, जो सब टाइप होता है ना QIB के, उसको बोलते हैं, यानी कि QIB से रिलेटेड ही है। सेंसेक्स जो है ना, सेंसेक्स जो आप, मुझे पता है आप हर कोई इन्वेस्टमेंट तो करता ही है, तो सेंसेक्स जो है हम बहुत बार देखते हैं बट हमें पता नहीं होता वो है क्या। तो एक्चुअल में जो टॉप 30 कंपनीज है ना, उसका जो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन चलता है, उसका एक वेटेड एवरेज होता है ना। क्वेश्चन में आएगा ना तो ये पूछेगा कि कितनी कंपनीज का होता है, तो वो 30 ध्यान रखना, ठीक है। और क्या होता है, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन का एवरेज। निफ्टी जो है वो 50 कंपनी का एवरेज, जो टॉप 50 कंपनीज चल रही है ना अलग अलग सेक्टर से भी, इतना नहीं पूछेगा कि भाई उसका एक्चुअल फॉर्मूला क्या है, बस 50 कंपनीज डिफरेंट सेक्टर्स NSE इंडिया पे चल रही है, उस बेसिस पे जो इंडेक्स निकलता है वो निफ्टी का होता है ना। अब सेबी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। 1991 1992 के बाद ये काफ़ी, बिकॉज आफ्टर द हर्षद मेहता स्कैम, तो सेबी को स्टैट्यूटरी बॉडी और काफ़ी सारी पावर्स दी गई थी ताकि वो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के जो राइट्स है उसको प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। पहले तो एक चीज़ तो यही हो गई। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, मुंबई में है, ये चीज़ है। पावर इंक्रीज थ्रू अमेंडमेंट्स, और कब हुई थी अमेंडमेंट, 1999 और 2014 में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पहला एक जो है इनका चेयरमैन है, और जो ऑफिसर है वो RBI से आती है, यूनियन गवर्नमेंट से भी आते हैं। ये ध्यान रखना, 5 साल इनकी एज है और 65 ईयर एज होती है ना, ये ध्यान रख लेंगे अपने, ठीक है। उसके बाद अपने क्या ध्यान रखेंगे कि सेबी का एक स्कोर पोर्टल है, अब स्कोर पोर्टल है जिसमें कि कंप्लेन वगैरह रेज हो जाती है, ठीक है, एक ये चीज़ ध्यान रख लेंगे। फिर है हमारा, हाँ एक चीज़ ध्यान रखना, एक काउंसिल है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। इसमें यूपीएससी से भी क्वेश्चन आ चुका है कि भाई पहली बात तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। स्टैट्यूटरी बॉडी पता है कौन सी होती है, जिसके लिए लॉ बनता है। जब लॉ के थ्रू कोई बॉडी बनती है, कोई एक्ट पास होता है उस बॉडी को बनाने के लिए, उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी। तो सेबी इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। वैसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल इज नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी, और उसका चेयरमैन कौन है, फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है।
अच्छा, एक स्टैटिक क्वेश्चन आता है, भाई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड जो है वो किससे एसोसिएटेड है, वो किसके थ्रू बना था, तो G20 के थ्रू बना था, और G20 बहुत न्यूज़ में रहता है। FATF क्या है, FATF G7 का ब्रेन चाइल्ड है, मतलब G7 जो एक टॉप 7 इकोनॉमीज़ है ना, उनकी एक एसोसिएशन है, जिसमें ऑब्वियसली इंडिया नहीं आता, बट ये बहुत बड़ी बात है कि इंडिया को बहुत बार एक इन्वाइटी के रूप में इन्वाइट किया जाता है, और इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स हमेशा वहाँ पे जाते हैं, मतलब रिप्रेजेंट करने के लिए इंडिया को, ठीक है। तो FATF जो है वो G7 नहीं बनाया है। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं, जैसे आपको पता है म्यूचुअल फंड्स, ये वर्ड हम कितनी बार सुनते हैं। तो म्यूचुअल फंड जो है ना, एक कोई भी जो असेट मैनेजमेंट कंपनी है वो अलग अलग म्यूचुअल फंड्स मैनेज करती है, ठीक है। तो वैसी जो हेज फंड है वो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल के साथ एसोसिएटेड है। सॉवरेन वेल्थ फंड क्या है भाई, जिसमें कुछ नहीं, इसमें क्या होता है कि हेलो हाँ आई आवाज़ आ रही हो, आई थिंक बीच में कट गई थी। हाँ, तो सॉवरेन वेल्थ फंड कुछ नहीं होता है, और उसमें भी यही होता है कि एक ये जैसे जो म्यूचुअल फंड्स है वो एक पर्टिकुलर एसेट मैनेजमेंट कंपनी हेल्ड करती है ना, तो जो सॉवरेन वेल्थ फंड है ना, सॉवरेन वेल्थ फंड क्या होता है, वो स्टेट ओन वेल्थ फंड होता है। मतलब जो स्टेट है ना, वो स्टेट खुद मैनेज करती है उस फंड को, सेंट्रल बैंक मैनेज करता है, और वो फिर आज जो रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट है, रियल एस्टेट मतलब कि जो भी बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग्स हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट में वो फिर फंड यूज़ होता है, ठीक है। राइट्स और इनवाइट्स जो हैं वो हाईवे वगैरह से रिलेटेड यूज़ होता है, ठीक है। इसमें भी कुछ पर्टिकुलर लिमिट्स होती है जो हमें ध्यान नहीं रखनी, बस ध्यान रखना कि राइट्स और इनवाइट्स पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट के लिए एक फंड है, जो कि मतलब इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बनाने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। और उनका कुछ सर्टेन परसेंटेज होता है, जो भी उसमें इन्वेस्ट करता है उसको वो परसेंटेज का रिटर्न मिल जाता है। बस ये मेन स्टैटिक क्वेश्चंस हैं जो आपको रिवाइज करने हैं। आप इसी वीडियो को 1-2 बार और 1.5x पे देख लेना चाहें, बट इससे क्वेश्चन आएगा, अगर इकोनॉमी से क्वेश्चन आएगा ना तो इन्हीं कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ओके, तो कुछ और कॉन्सेप्ट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कंपाइल करने का ट्राई करूँगी।